चलो भाई यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 2, बहुत लंबा चला अपना। उसमें एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर कुछ 4 सम है। एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर कुछ अच्छे सम है, ध्यान से देखो। उसमें एक मैं करवा रहा हूं अभी आप लोगों को 27, 28, 29 एंड 30। ध्यान से देखो, 27, 28, 29 एंड 30 नंबर का जो सम है, उसमें जो 27 नंबर का सम है, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सी, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल सम है। उसमें आप लोगों को कोई ज्यादा कंसेप्चुअल, मतलब आपने जो पढ़ा उसकी कोई जरूरत नहीं है। एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम assuming its size to be about 2.5 एंगस्ट्रॉम। इसकी बात हो रही है एक्सरसाइज का 27, सोडियम एटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोडियम एटम। उसका रेडियस अगर आप लोगे तो उसका रेडियस उसने कितना बोला हुआ है? सोडियम एटम का रेडियस उसने बोला हुआ है 2.3 एस्टिमेट दिस एवरेज डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम 2.5 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 2.5 एंगस्ट्रॉम सोडियम एटम का रेडियस है। तो रेडियस कितना है यहाँ पे? 2.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे हुआ R इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यह आपको रेडियस दिया गया है सोडियम एटम का। तो उसने क्या बोला हुआ है? एस्टिमेट दी एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम। एवरेज मास डेंसिटी, बोलो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास डेंसिटी मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मास अपन वॉल्यूम। तो मुझे पहले सोडियम जो है, जो सोडियम का एक एटम है, मुझे पहले उसका वॉल्यूम ढूंढ लेना है। फिर 1 मोल जो सोडियम होता है उसका वॉल्यूम ढूंढ लूं। फिर उसका मास तो मुझे दिया ही हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। कितना होता है 1 मोल सोडियम का मास? 23 ग्राम। हाँ, 23 ग्राम होता है। तो 23 ग्राम को ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दूंगा, तो आपका आराम से आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ ये सब बातें मैंने जो की उसमें पहले यहाँ पे देखो क्या करना है। ये सोडियम एटम का रेडियस है, एक एटम का। ये सोडियम के एक एटम का जो रेडियस है, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ अ सोडियम एटम, सोडियम एटम, बोलो वॉल्यूम क्या होगा? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये एक सोडियम एटम का वॉल्यूम हुआ, समझना जैसे। एक सोडियम एटम का वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आपके पास 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम, ना व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल सोडियम? रियलिटी में देखने जाओ तो आप सोचोगे कि सर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा यहां से, फिर मास अपन वॉल्यूम कर देंगे, मास अपन वॉल्यूम कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। लेकिन मास आपके पास कौन सा है? सोडियम का आपके पास कौन सा मास है? किसी को पता है? आप लोग जो केमिस्ट्री के अंदर लिखते हो, आप लोग जो केमिस्ट्री के अंदर लिखते हो कि 11 सोडियम 23, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 23? आप लोग ये केमिस्ट्री के अंदर लिखते हो कि 11 सोडियम 23, व्हाट डू यू मीन बाय 23? यहां पे 23 क्या है? 23 ग्राम पर मोल है। 23 ग्राम पर मोल है। मतलब ये जो 23 ग्राम है वो एक सोडियम एटम का मास नहीं है। ये 23 ग्राम एक सोडियम एटम का मास नहीं है, वो 1 मोल सोडियम एटम का मास है। तो मुझे भी यहां पे 1 मोल सोडियम का वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। अब सी मेरे को ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। ये मुझे पक्का पता है।
बट यहाँ पे जो मुझे मास दिया गया है सोडियम का वो 1 मोल का है, तो मुझे वॉल्यूम भी 1 मोल का चाहिए ना। तो यहाँ पे 11 Na23 मतलब 23 ग्राम मोल, मतलब 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना है 23 ग्राम इज इक्वल टू मास कितना हुआ 23 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। 1 मोल सोडियम एटम का मास, ये 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना हुआ 23 इंटू 10⁻³ kg। तो मेरे पास जो डेंसिटी का इक्वेशन है उसमें मास अपन वॉल्यूम जो है उसमें मुझे मास मिल गया 23 इंटू 10⁻³ kg। अब मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में 1 सोडियम का लूंगा, 1 सोडियम एटम का लूंगा, या फिर मैं 1 मोल का लूंगा। तो वॉल्यूम में किसका लूंगा 1 मोल सोडियम का लूंगा, किसका लूंगा 1 मोल। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम मुझे किसका मिला 1 एटम का। अब 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, हाँ, तो 1 सोडियम एटम का वॉल्यूम V है, तो Na सोडियम एटम का वॉल्यूम कितना, Na सोडियम एटम, तो V डैश इज इक्वल टू Na इंटू V, मतलब V डैश इज इक्वल टू Na, V कितना है 4/3 πr³। इसको लगा लो इक्वेशन, इसको लगा लो इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम एटम का रेडियस लिखा, फिर मैंने एक सोडियम एटम का मैंने वॉल्यूम का इक्वेशन लिखा 4/3 πr³। फिर मैंने उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 सोडियम का वॉल्यूम अगर V है तो Na मतलब कि 1 मोल सोडियम का वॉल्यूम कितना होगा, तो Na इंटू V। तो मुझे ये 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सोडियम एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सोडियम। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे जो ग्राम था, मतलब जो मास था सोडियम का, वो 1 मोल का था, 1 मोल का था, तो 23 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है, 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है। तो मास डेंसिटी का इक्वेशन आएगा, मास डेंसिटी इज इक्वल मास अपन वॉल्यूम, तो मास कितना होगा 23 इंटू 10⁻³ kg, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा Na इंटू 4/3 πr। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 23 इंटू 10⁻³ Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, 4 का 4, 5 का 3.14, और रेडियस क्या है 2.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब, 2.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको समथिंग kg पर मीटर क्यूब में आंसर मिलेगा। और ये आंसर आपको कितना मिलता है वो भी मैं आपको बता दूं, ये 23 इंटू 10⁻3, ये आंसर आपको मिलता है 584, ये आंसर आपको मिलता है 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आंसर मिलता है देख लेना आप लोग, ये आंसर आपको मिलता है 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना मिलता है आंसर 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया। मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सोडियम एटम दिया, सोडियम एटम का रेडियस दिया, अभी एक एटम का मैंने वॉल्यूम लिया 4/3 πr³, ऐसे 1 मोल एटम का वॉल्यूम लिया, V डैश इज इक्वल Na इंटू V, Na इंटू 4/3 πr³। फिर हम लोगों ने सोडियम जो है वो सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम पर मोल होता है, क्या होता है पर मोल होता है, तो पर मोल मैंने उसका मास लिया, तो 1 मोल का मास 23 ग्राम है। 1 मोल का मास अगर 23 ग्राम है तो रियलिटी में उसका किलोग्राम में कितना होगा 23 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और फिर मैंने मास डेंसिटी ले ली, मास अपन वॉल्यूम, तो बात आ गई। ओके,
तो ये आप अगर अच्छा, उसमें अभी ऐसा बोला हुआ है कि क्रिस्टलाइन सोडियम एटम जो है क्या है, उसने ऐसा बोला है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज, डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज, उसने डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज दिया हुआ है 970 kg पर मीटर क्यूब। कितना? 970 kg पर मीटर, ये उसने दिया हुआ है। और उसने ऐसा पूछा है कि इन दोनों का रेशियो दे दो। तो बोलो रेशियो तो आपको आराम से आएगा, बोलो रेशियो कितना होगा। हाँ, तो रेशियो मतलब सपोज कि इसको मैं रो बोल देता हूँ, इसको मैं रो बोल देता हूँ, और इसको मैं, इस गधे को मैं क्या बोल देता हूँ, रोडेश बोल देता हूँ। हाँ, तो रेशियो क्या होगा, रो अपन रोडेश, रेशियो क्या होगा, रो अपन रोडेश। यहाँ पे क्या आएगा 584 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा 970 kg पर मीटर क्यूब। इसका जो आंसर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो आ गया आपका 27, एक्सरसाइज का 27 नंबर का न्यूमेरिकल। बहुत अच्छी तरह से इसको करना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये सब कुछ किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज का 28, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज का 28 पढ़ो स्टेटमेंट एक्सरसाइज के 28 का। क्या है 28 का स्टेटमेंट? 28 ऐसा बोल रहा है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज फर्मी। फर्मी न्यूमेरियल 10⁻15 मीटर। Nuclear size is obey roughly the following empirical relation: R is equal to R0 a raised to 1/3, where R is the radius of the nucleus, a its mass number, and R0 is a constant equal to about 1.2 Fermi. Show that the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Good. पहले तो आपको कुछ पता नहीं चला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यहां पे देखो, न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस, कोई भी एटम होता है उसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। पहले तो मैं ये सम करवाने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ZXA बताते हैं। क्या बताते हैं हम उसको? ZXA। उसमें Z क्या होता है? मैं बेसिक बता रहा हूं, मैंने भी सम स्टार्ट नहीं किया है। Z क्या होता है बोलो? Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? Z एटॉमिक नंबर। ये A क्या होता है? ये A होता है एटॉमिक मास नंबर। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। और ये X क्या होता है? एलिमेंट होता है। X क्या होता है? एलिमेंट होता है। What do you mean by atomic number? एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। ओके फाइन। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरे को यहां पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, तो उसका रेडियस है, जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एनी नहीं, तो उसका रेडियस का इक्वेशन दिया है R इज इक्वल टू R0 a raised to 1/3, वेर R0 इज नथिंग बट, नॉर्मल केस में R0 की वैल्यू 1.12 1.2 फर्मी लिया जाती है, लेकिन आप लोगों को सीबीएसई में उसकी वैल्यू 1.2 फर्मी है, जिसको मैं 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है? 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर।
रेडियस मैंने क्यों रेडियस का ये इंपेरिकल इक्वेशन है न्यूक्लियस की रेडियस का, और ये इंपेरिकल इक्वेशन के बेस पे अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर फाइंड आउट करता हूँ, क्या फाइंड आउट करता हूँ, न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो मुझे ऐसा प्रूव करना है कि ये जो डेंसिटी है वो हर एक जगह पे कांस्टेंट है। कैसी है डेंसिटी? हर एक जगह पे कांस्टेंट है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, मुझे डेंसिटी ढूंढना है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। फिर से बता रहा हूँ, द डेंसिटी of any mass density of any particular material is nothing but mass upon volume. क्या होता है? मास अपन। तो मैं क्या करूं? मास का इक्वेशन लिखूं, वॉल्यूम का इक्वेशन लिखूं और उसका रेशियो लिख, बात खत्म हो जाएगी। अब व्हाट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस? कोई मुझे बताएगा? मैं सिर्फ अभी बेसिक कर रहा हूं, मैंने अभी सम स्टार्ट किया ही नहीं है। मैं सिर्फ ये सम अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी बेसिक करवा रहा हूँ। बेसिक में मैंने क्या करवाया, कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZXA। अभी Z जो होता है वो, ये सब कुछ आपको केमिस्ट्री में आ गया है। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए मतलब एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतना पता चला। और उसने रेडियस का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, R इज इक्वल टू R0 a raised to 1/3, where a is atomic mass number and R0 is equal to 1.1 to 1.2 फर्मी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर उसको 1.2 फर्मी लिया गया है। अब कोई मुझे बता सकता है कि न्यूक्लियस का मास कितना होगा? कोई भी न्यूक्लियस का मास कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है? तो जैसे हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं तो हम लोग इंडियन बोले जाते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं। और कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स। तो उसको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कंबाइनली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो बात में ये करना चाहता हूं, कंबाइनली उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो बात में ये करना चाहता हूं, ध्यान से देखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। मैं अभी सिर्फ बेसिक ही कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.6 इंटू हम 10⁻⁻27 kg अभी के लिए लिख सकते हैं। ओके, तो आप एक बात समझो कि अगर मुझे रियलिटी में अगर मुझे बात करनी चाहे कि व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? बोलो, कोई बता सकता है न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से देखना, एक्सरसाइज का 28। चलो यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का इक्वेशन है मेरे पास। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का इक्वेशन है R इज इक्वल टू R0 a raised to 1/3। अब ध्यान से देखना, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? चलो अच्छा वो भी रहने देते, जाने दो। चलो अब मुझे ये बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? देख, अभी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास कितना है? अगर m है, कितना है?
एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है? a। तो a प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? कैपिटल A इज इक्वल m इंटू ए होगा। इसमें किसको पता ना चाहिए? समझिए न्यूक्लियस है। सपोज कि हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4 है। कितना है? 4। इसका मतलब ये हो कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब समझ, एक प्रोटॉन का मास या तो एक न्यूट्रॉन का मास m है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है? टोटल 4। तो 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? तो बोलो 4m होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पे वही लिखा कि एक का मास अगर m है तो न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग हैं? a जितने लोग हैं, तो उसको मिला के टोटल मास कितना होगा? m इंटू ए होगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल मास कितना हुआ? m इंटू ए। न्यूक्लियस का टोटल मास कितना हुआ? m इंटू ए। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस का टोटल मास कितना हुआ? m इंटू ए। बोलो अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस का रेडियस आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियस का टोटल मास आपको मिल गया। ये आपको पता चला मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और ये तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे देखो, हमको डेंसिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है हमको? डेंसिटी। हम डेंसिटी कैसे ढूंढते हैं? ध्यान से देखो, डेंसिटी ढूंढने के लिए ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्या होगा? ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो बोलो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? टोटल मास कितना होगा? टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना है? m इंटू ए। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा? m इंटू ए। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बोलो यहाँ पे टोटल मास, ये 3m हो जाएगा, 3ma 4/3 पाई। बोलो r क्या है? सॉरी, 3 ऊपर चला गया ना, 3 ऊपर चला गया, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 पाई। r क्या है? r0 a⁻1/3 का क्यूब। क्या है r? r0 a⁻1/3 का क्यूब। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? रो इज इक्वल टू 3ma डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 का क्यूब, मतलब r0 क्यूब a⁻1/3 का क्यूब। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू 3ma डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब। 3 कट हुआ, तो बाकी क्या बचा? ये बचा। क्या बाकी बचा? a। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आएगा, a ने a को मारा, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आएगा रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई r0 क्यूब। अब इसको ध्यान से देखिए इक्वेशन को, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी का इक्वेशन मिला। क्या हर एक एलिमेंट के लिए, क्या अलग अलग एलिमेंट के लिए डेंसिटी अलग अलग होगी? बस यही अपने को एनालिसिस करना है। ये इक्वेशन अपने को मिल गया, रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई r0 क्यूब। सिंपल इक्वेशन है। मैंने डेंसिटी का इक्वेशन लिखा, टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ma डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का इक्वेशन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। 3 ऊपर गया, 3ma 4 पाई। r की जगह पे मैंने क्या रखा? r0 a⁻1/3 का क्यूब। तो सीधी सी बात है, 4 पाई r0 का क्यूब आया और a⁻1/3 का क्यूब। 3 कट हुए, तो 3ma/4 पाई r0 क्यूब a ने a को मारा, तो मेरे पास ये इक्वेशन है 3m/4 पाई r0 क्यूब। अब ध्यान से देखना, क्या 3 हर एक एलिमेंट के लिए सेम है कि अलग अलग? सेम है, कांस्टेंट है। क्या ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हर एक के लिए सेम और अलग अलग?
सेम, हर एलिमेंट के लिए सेम। क्या 4 पाई हर एलिमेंट के लिए सेम के अलग अलग? 4 पाई भी सेम। क्या R0? R0 कितना है मेरे पास? R0 है मेरे पास 1.2 फर्मी, इसका मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। R0 भी हर एक एलिमेंट के लिए सेम है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट, फ्रॉम दिस इक्वेशन बच्चों वी कैन से दैट, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि फॉर एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट, for each and every element the density of the nucleus remain constant, because density of nucleus does not depend on any type of atomic number Z or atomic mass number A. M is constant for everyone, R0 also constant for everyone. So if I substitute the values, so rho is equal to 3 into 1.66 into 10⁻⁻27 into 4 into pi 3.14 into 1.2 into 10⁻⁻15 का क्यूब। अगर ये सब कैलकुलेशन में करूंगा तो मुझे मिलेगा rho is equal to something kg per meter cube. Sir, this is the density of any nucleus which is constant for every nucleus. So density of nucleus does not depend on atomic number or atomic mass number, so it is constant for every element. ओके, तो ये क्या हो गया? एक्सरसाइज का 28। बोले पता चला? एक्सरसाइज का 28 अच्छी तरीके से आप कर सकोगे। एक्सरसाइज का ये कौन सा हुआ? 28। मैंने 27 करा है, ये 28। अब उसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज का 28 हो जाने के बाद एक्सरसाइज का आता है 29। एक्सरसाइज का 29 क्या है देखो। एक्सरसाइज का 29 ध्यान से देखो। उसने ऐसा बोला है कि अ लेजर, यू नो व्हाट डू मीन बाय लेजर? उसने ऐसा बोला कि एक लेजर बीम है। कौन सा बीम है? लेजर बीम है। अ लेजर बीम, a laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light. These properties of laser light can be exploited to measure long distances. The distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using a laser. आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो ये अंदर पढ़ना। Using a laser as a source of light, a laser light beamed at the moon takes, a laser light beamed at a moon takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon's surface. How much is the radius of the lunar orbit around the earth? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पता मतलब ये न्यूमेरिकल अगर पूछे तो इसमें लिखना नहीं है। ये न्यूमेरिकल अगर पूछे तो इसमें लिखना नहीं है। ये न्यूमेरिकल अगर पूछे तो इसमें लिखना नहीं है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि लेजर क्या होता है। किसी को पता है लेजर क्या होता है? कैन एवरीवन पता इज देयर? व्हाट इज द लेजर इज देयर? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? सी, लेजर को कभी भी ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना। हाँ, लेजर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, लेजर इज नथिंग बट, ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। लेजर इज नथिंग बट लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission
ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को एम्प्लीफाई करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब इन शॉर्ट ये यूनिडायरेक्शनल हाईली एनर्जेटिक, यूनिडायरेक्शनल हाईली एनर्जेटिक और जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो सिंगल वेवलेंथ है, ऐसी लाइट को क्या करता है, जनरेट करता है। दिस इज नोन एज लेजर, दिस इज नोन एज लेजर। तो ध्यान से देखना, लेजर है या लेजर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, हाईली एनर्जेटिक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है जब उसको ये जो लार्ज डिस्टेंस कवर करना होता है, मतलब यहां से मून का डिस्टेंस मुझे पता करना है, किसका, यहां से मुझे मून का डिस्टेंस पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे मून का डिस्टेंस पता करना है। तो उन लोगों ने लेजर बीम का यूज किया। तो उसने ऐसा बोला कि अगर ये जो लेजर बीम है, ये जो लेजर बीम है, अ लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.56 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस। देखो यार, ये अपनी सुंदर सी अर्थ है, ये अपना मून है। उसने क्या किया, सी सपोज कि ये मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ये इसको लूनार ऑर्बिट भी बोलते हैं। मतलब एक्चुअली लूनार ऑर्बिट ऐसे होगी, लेकिन ये मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। ओके, मैं क्या करना चाहता हूं कि उसने यहां से लेजर लाइट को फेंका, लेजर लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापिस यहाँ पे आई, तो टोटल टाइम कितना लगा, उसने क्या बोला हुआ है, उसने क्या बोला है, द टाइम टेक्स 2.56 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून। मतलब कि लेजर लाइट यहां से गई, अर्थ से निकली, मून पे गई और मून से वापिस यहाँ पे आई, तो टोटल टाइम टेकन बाय, टोटल टाइम टेकन बाय beamed laser to return back to the earth, कितना हुआ, टोटल टाइम कितना था, 2.56 सेकेंड। तो मतलब क्या ना, वो साइकिल, मतलब यहां से अहमदाबाद की और अहमदाबाद से वापिस आए, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 2.5। तो यहां से अहमदाबाद जाने का कितना टाइम लगा होगा, तो मतलब वन वे में कितना टाइम लगा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टाइम टेकन बाय लेजर टू ये इंग्लिश रीच टू मून, कुछ नहीं है, देखिए टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2 हो जाएगा 2, सीधी सी बात है। यहां से टोटल ये टर्म ट्रैवलिंग करने के लिए 2.56 लगा, तो यहां से यहाँ का कितना होगा, हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना होगा, 2.56 बाई 2, तो टी डैश इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक बचा तो 2 8 जा 16, मतलब कितना होगा, 1.28 सेकेंड होगा। कितना होगा, 1.28 सेकेंड होगा, बराबर है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सपोज की डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ डी मुझे ढूंढना है, बराबर है। तो आपके पास इक्वेशन, ये फालतू समय, आपके पास इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम, तो c इज इक्वल टू डी बाई टी डैश। तो मेरे पास d इज इक्वल टू क्या होगा, सी टी डैश। तो d इज इक्वल टू 3 into 10⁸ into 1.28, जो आएगा वो आपका आंसर।
ओके, तो आपको तो सम इतना ही गिनना है। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलो जल्दी से एक्सरसाइज का 30, जल्दी से एक्सरसाइज का 30 देख लेते हैं। एक्सरसाइज के 30 में उन लोगों ने सोनार यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, सोनार। सोनार क्या होता है पता है किसी को, सोनार मतलब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े थे। सोनार क्या था, सोनार, सोनार साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बराबर। सोनार के बारे में वो क्या कहना चाहता है, सोनार के बारे में वो कहना चाहता है कि सोनार अंडर वाटर में यूज होता है, सबमरीन इक्विप्ड विद अ सोनार। द टाइम डिले बिटवीन द जनरेशन प्रोब वेव एंड द रिसेप्शन ऑफ इट्स इको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनिमी सबमरीन इज फाउंड टू बी 77 सेकेंड। मतलब ये क्या कहता है भाई, सोनार पता है ना किसके लिए यूज होता है, पता है कि नहीं पता है सोनार किसके लिए यूज होता है, अपना अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर जो सबमरीन होता है। हाँ, किसी ने वो मूवी देखा है गाजी अटैक, ऐसा मूवी देखते रहो, उसके अंदर बताया गया है कि सबमरीन होता है, पानी के अंदर जो सबमरीन होता है, ध्यान से देखना, ये पानी के अंदर सबमरीन है अपनी, ये इंडिया की सबमरीन है और ये सपोज की पाकिस्तान की सबमरीन है, बराबर है। ये अपना सोनार है, ये अपना यहाँ पे क्या है, सोनार है। क्या है यहाँ पे, सोनार। यहाँ से ये जो वेव सेंड करता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके, रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस यहाँ पे आते हैं, तो टोटल टाइम कितना लेता है, 77 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 77 सेकंड। समझ में आ रहा है। यहाँ से अपनी इंडिया की सबमरीन पे से जो सोनार था, इंडिया की सबमरीन पे से जो सोनार था, वो यहाँ पे उसने वेव क्रिएट किए, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसने क्रिएट किए, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से पानी में जाके वो पाकिस्तान की सबमरीन के साथ टकरा के वापिस अपनी इंडिया की सबमरीन पे आए। तो टोटल टाइम कितना लगा, 77 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय वेव्स टू रीच टू एनिमी सबमरीन। वही क्वेश्चन, वही, सिर्फ यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएंगे। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, t/2 होगा, तो 77/2 सेकेंड हुआ। ओके, अब उसने क्या बोला है, स्पेस में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸। जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, बोलो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या है, v इसने दिया है 1450 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है उसने, v इज इक्वल कितना दिया है उसने, 4050 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू सबमरीन्स, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू v इंटू टी डैश, d इज इक्वल टू v कितना है 1450 और t डैश कितने 77/2, तो d इज इक्वल टू 2 7 जा 40, 2 7 जा 40 होगा ना, नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और ये कितना होगा 77। तो मेरे को डिस्टेंस मिलता है 55825 मीटर। कितना मिलता है, 55825 मीटर। तो सिंपल सा समय, आगे जैसे हमने लेजर का यूज किया, वैसे पानी के अंदर किसका यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। बोलो पता चला, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चारों चार सम किए, 27, 28, 29, 30। ऐसे ही दूसरे 4-5 सम मैं एक और वीडियो में आपको रखता जाऊंगा। प्लीज चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। इसके एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल तो परफेक्टली करने, ओके। तो आप लोगों को आगे इसी में और 4-5 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, और वो चारों 4 न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, उसका अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जैसे ये सोनार का दिया, जैसे लेजर का दिया। थैंक यू वेरी मच।